Hello everyone, welcome back to the Roy's Physics. This is Engineer D.N. Roy, ex-faculty of Super 30 and Bansal. 8 to 10 years of teaching experience. Okay? Today we will study application of Gauss theorem. What? Application of Gauss theorem. In the last video, in the last class, we have studied Gauss theorem. Okay? What? We have studied Gauss theorem. But today we will study application of Gauss theorem. Last video में Gauss theorem के बारे में पढ़ा था, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द गॉस थ्योरम, एंड उससे रिलेटेड एक दो सिंपल एग्जांपल भी हम लोगों ने पढ़ा था, सीखा था. आज हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ेंगे. अगर आप गॉस थ्योरम नहीं पढ़ें अभी तो लास्ट वीडियो ज़रूर पढ़ लें, व्हाट इज़ द गॉस थ्योरम, तब जाके आपको एप्लीकेशन ज़्यादा समझ में आएगा. ओके, तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट एप्लीकेशन होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite or infinitely long charged wire. ओके, एक बहुत बड़ा, एक बहुत लंबा चार्ज्ड वायर है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है. इन्फाइनाइटली लॉन्ग मीन्स जो पॉइंट P लेंगे हम, दैट मीन्स पॉइंट P एंड वायर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, विच वुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द वायर और लेंथ ऑफ द रॉड. इन्फाइनाइटली लॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि बहुत लंबा होना चाहिए, कहने का मतलब जिसका एंड ही नहीं पता हो, ऐसा कुछ नहीं है. एक फाइनाइट लेंथ के वायर भी इनफाइनाइट हो सकता है. वो डिपेंड करेगा उस वायर के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो कहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं. अगर वायर के नज़दीक में है, वायर के पास में अगर पॉइंट P है, तो उस केस में दैट लॉन्ग फाइनाइट वायर मे बी एक्ट एज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. ओके, देखिए अभी समझ में आ जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं. सपोज दैट हमारे पास एक वायर है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज. एक वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है. इनफाइनेटली, एंड इस वायर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट P सिचुएटेड है. ओके, तो इनफाइनाइट वायर का सेंस का मतलब ये है लेंथ ऑफ द वायर इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस आर. ओके, उस केस में हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट. दैट मीन्स फाइनाइट लेंथ के वायर भी इनफाइनाइट हो सकता है. सपोज दैट इसका लेंथ 10 मीटर है, बट जो आर है ना वो 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है. तो 10 सेंटीमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द 10 मीटर. ठीक है, तो उस केस में भी ये फार्मूला क्या होगा? वैलिड होगा. तो इस पॉइंट P पे क्या लाना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाना है. तो गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत ही इजी वे में हम डिराइव कर सकते हैं, उसका फार्मूला बहुत ही इजी वे में हम फाइंड कर सकते हैं. बट मैथमेटिकली भी हम फाइंड कर सकते हैं ना. इससे पहले इस वायर के वजह से जो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैथमेटिकली ही हमने फाइंड किया था.
कैसे फाइंड किया था? मैथमेटिकली। उसमें बहुत लंबा हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा था, लिमिट लेना पड़ा था, तो काफ़ी क्या था वो लेंदी प्रोसेस था, ठीक है। बट गॉस थ्योरम से बहुत ही इजी वे में, बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, हाउ, देखिए बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? गॉसियन सरफेस। ये भाई गॉसियन सरफेस क्या है? गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल होता है, जस्ट इमेजिन किया जाता है, ठीक है। यूज टू अप्लाई द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ता है। क्या कंसीडर करना पड़ता है? गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, किस शेप का होना चाहिए? तो गॉसियन सरफेस किसी भी शेप का क्लोज सरफेस होना चाहिए, किसी भी शेप का क्लोज सरफेस होना चाहिए। बट डेरिवेशन करते टाइम हम उन सरफेस को कंसीडर करते हैं जो उस बॉडी के सिमेट्रिकल हो। कहने का मतलब ये क्या है? लाइन चार्ज डेंसिटी लेम्डा है, इसका चार्ज डेंसिटी कितना है? लेम्डा है। चार्ज डेंसिटी के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसका चार्ज डेंसिटी लेम्डा है, दैट मीन्स एक लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर के सिमेट्रिकल एक सिलेंडर ही हो सकता है, एक स्फेयर सिमेट्रिकल नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्यूब सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्यूबाइड सिमेट्रिकल नहीं होगा, तो सिमेट्रिकल क्या होगा? एक सिलेंडर होगा। ऑल रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल एक सिलेंडर होगा। तो हमने क्या कंसीडर किया? एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर किया। दिस इज व्हाट? इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर। इसको क्या बोलेंगे हम? गॉसियन, गॉसियन सिलेंडर बोलेंगे, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस कह लीजिए, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। ये क्या हो गया? गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस हो गया। ये रेडियस आर हो गया, पी पॉइंट यहाँ पे हो गया। इसी पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लाना है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्शन तो हमें पता ही अवे होगा, डायरेक्शन अवे होगा ना। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड तो मैथमेटिकली हमने कितना लाया था, याद है आपको? लेम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर, यही लाया था ना, यही फार्मूला हमने लाया था। कैसे लाया था? मैथमेटिकली लाया था। दैट मीन्स देखा जाए तो ई क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। बट ये सारे एक्सप्रेशन हमने कैसे लाया था? मैथमेटिकली लाया था ना। अब गॉस थ्योरम के हेल्प से सेम एक्सप्रेशन लाना है, लेम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है भाई? गॉस थ्योरम कहता है क्लोज इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू नेट इनक्लोज्ड, क्यू नेट इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन 0। यही कहा था ना, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहता है? दिस इज द गॉस थ्योरम। इसको आप स्टेटमेंट में लिख दो, गॉस थ्योरम का डेफिनेशन हो गया। ओके, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज इक्वल टू क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन 0, यही होता ना। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या माना है? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है। तो इस सिलेंडर का लेंथ चलिए एल मान लेते हैं, इसका रेडियस क्या हो गया? आर हो गया। इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो दिस इज द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस मानना, ओपन सरफेस नहीं, क्लोज सरफेस। गॉस थ्योरम इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस, नॉट फॉर द ओपन सरफेस, इजंट इट? तो क्लोज सरफेस हमने मान लिया जिसका लेंथ एल है, रेडियस आर है। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे? इंटीग्रल ई डॉट डी ए करेंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए करेंगे।
तो इसमें कितने टाइप के सरफेस है? इसमें 3 टाइप के सरफेस है, दैट मीन्स 3 सरफेसेस है। एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक क्या हो गया कर्व्ड सरफेस। जैसे देखिए सिलेंडर जैसा लग रहा है ना, ये सिलेंडर है, तो एक टॉप सरफेस सर्कुलर हो गया, एक बॉटम सरफेस क्या हो गया सर्कुलर हो गया, एंड एक कर्व्ड सरफेस हो गया। क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस हो गया कि नहीं हो गया? तो 3 टाइप के सरफेस है। फर्स्ट टाइप के सरफेस हो गया, सेकेंड टाइप के सरफेस हो गया एंड थर्ड सरफेस हो गया। तो इस सरफेस का क्या करेंगे हम? ई डॉट डी एल करेंगे, ई डॉट डी एल करेंगे, दैट मीन्स इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, एरिया वेक्टर इधर हो गया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए अगर इसकी बात करें तो इसका एरिया वेक्टर नीचे हो गया, दिस इज द डी ए, एरिया वेक्टर हो गया एंड इधर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कि नहीं हो गया? अगर इस पॉइंट की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर डी ए इधर हो गया। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है कि नहीं होता? तो एरिया वेक्टर यहाँ पे डी ए हमने कंसीडर कर लिया, एक डी ए हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, एक छोटा सा डी ए यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया कि नहीं कर लिया? अब क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल करेंगे तो देखिए क्या होगा। फर्स्ट सरफेस के लिए क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये फर्स्ट सरफेस के लिए हो गया, प्लस सेकेंड सरफेस के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी ए प्लस थर्ड सरफेस के लिए इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 3 सरफेस है ना, तो 3 टाइम्स इंटीग्रेट करेंगे, 3 बार इंटीग्रेट करेंगे। इस सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इस सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे और इस सरफेस के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना? तो इस सरफेस के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे ई डॉट डी ए या ऐसा कर दीजिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकेंड इंटीग्रेशन एंड थर्ड इंटीग्रेशन। जितने भी टाइप के सरफेस होंगे ना उतने बार हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करके ऐड करना पड़ेगा। इक्वल टू क्यू नेट इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? इसके अंदर टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? चार्ज डेंसिटी हमें पता है, लेमडा इंटू एल से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0। क्यू नेट इनक्लोज्ड, इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, इस सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, तो कैसे निकालेंगे? लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी, लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लेमडा इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो एल लेंथ में कितना चार्ज होगा? लेमडा इंटू एल कर देंगे, तो लेमडा इंटू हमने क्या कर दिया? एल कर दिया, तो नेट चार्ज आ गया। क्या आ गया? नेट चार्ज आ गया। अब देखिए इसको सोल्व कर देंगे हम, इसको सोल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा इस केस में? ई डी ए कॉस 90 हो जाएगा फर्स्ट सरफेस के लिए। प्लस सेकेंड सरफेस की बात करें तो ई डी ए कॉस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। प्लस थर्ड सरफेस की बात करें, थर्ड सरफेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कॉस अगेन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू लेमडा एल ओवर क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया। फिर से ध्यान से देखिए, समझिए इसको। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है? इन सब का सम कर देंगे, 90 डिग्री कॉस 90 का वैल्यू 0 प्लस इसका कॉस 0 का वैल्यू 1, तो इंटीग्रल क्या आ गया? ई डी ए आ गया, प्लस अगेन कॉस 90 का वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो गया ना, इक्वल टू लेमडा एल ओवर क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से देखिए ई बाहर आ गया, इंटीग्रल डी ए इक्वल टू लेमडा एल ओवर क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया। तो ई इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इक्वल टू लेमडा एल ओवर एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ए इंटू ए सरफेस एरिया कौन सा लिखेंगे हम? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वाली कौन सा है बताइए? कौन सा बचा? ये सेकंड वाला बचा ना, ये सेकंड हो गया। तो सेकंड सरफेस एरिया हमने इसको माना है ना, सेकंड सरफेस एरिया। तो सेकंड सरफेस एरिया कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। इस जो टॉप सरफेस है एंड बॉटम सरफेस है उसका फ्लक्स 0 हो गया, उसका फ्लक्स क्या हो गया? 0। ओनली फ्लक्स किस में एसोसिएट हो रहा? कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस है ना
जो कर्व सरफेस है ना उसी में केवल फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है, बिकॉज 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है तो एरिया कौन सा कर्व सरफेस लेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? किसी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? बताइए क्या होता है? फार्मूला होता है 2 पाई r इंटू एल होता है। दिस इज द फार्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। ओके, इक्वल टू लेमडा इंटू एल ओवर क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया। देखिए एल से एल कैंसिल हो गया कि नहीं? आ गया, हो गया। तो बताइए क्या आ गया फार्मूला? ई इक्वल टू आ गया लेमडा ओवर, ई इक्वल टू आ गया लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। देखिए वही फार्मूला है ना, ई इक्वल टू लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर हो गया, लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन से आ गया कि नहीं आ गया? तो एक बार फिर से समझिए, हमारे पास क्या है? इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, हैविंग चार्ज डेंसिटी लेमडा, हैविंग चार्ज डेंसिटी लेमडा। बी कंसीडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, उस सरफेस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट पी से पास कर रहा है। कहाँ से पास कर रहा है? पॉइंट पी से पास कर रहा है। तो ये ऊपर वाला सरफेस हो गया, फिर कर्व सरफेस हो गया, नीचे वाला सरफेस हो गया। 3 टाइप के सरफेस हैं, तो 3 बार इंटीग्रेट करेंगे तभी क्लोज होगा। तभी क्या होगा? क्लोज होगा। दो ढक्कन ऊपर और एक क्या हो गया? कर्व सरफेस हो गया, तो क्लोज हो गया ना। 3 बार हमने इंटीग्रेट कर दिया। नेट चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस। नेट चार्ज किसके अंदर होना चाहिए? गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है? कैसे निकालेंगे गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज? लेमडा को क्या कर देंगे? एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेमडा चार्ज डेंसिटी है, इसके लेंथ से क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेमडा इंटू एल और बाई क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया। इसको सोल्व करते जाएंगे तो ई इक्वल टू आ गया लेमडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड एप्लीकेशन देखेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है गॉस थ्योरम का? ठीक है।